फैशन डिज़ाइनिंग फील्ड से हूँ। मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है। मैंने शुरुआत करी 2019 नवंबर में मैं आई, ख़त्म ही हो गया। मतलब पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट भी नहीं आया। और पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि एकदम से आपको अट्रैक्ट नहीं करती। उस टाइम हम सुनते थे कि गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करनी चाहिए, उसमें स्टेट एग्ज़ाम में तो ऐसे ही होता है, लीक हो जाते हैं। और कुछ हमें सुनने में आया था कि ये बच्चे अब तक कहाँ थे। मतलब मेन यही था कि हमें अभी पढ़ना ही है, पढ़ने पे ही फोकस करना है। फिर एग्ज़ाम भी होता है तो भी हम प्रिपेयर हैं, अगर ज्वाइनिंग मिलती है तो भी हम प्रिपेयर। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे बीच में है यहाँ पे अचला जी, और जो आप लोगों की डिमांड थी काफ़ी लंबे समय से, हमने यूट्यूब कम्युनिटी बॉक्स हो या फिर जो अभी नोमन जी का और संजय जी का जो यहाँ पे इंटरव्यू हुआ है, उसके बाद काफ़ी लोगों ने कमेंट की थी कि एटलीस्ट एक वुमन के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे किसी को होना चाहिए, सो दैट कि जो गर्ल्स हैं जो काफ़ी दूरस्थ क्षेत्रों से हैं या फिर जो काफ़ी समय से तैयारी कर रही हैं, थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिल सके। तो इस इंटरव्यू की इस कड़ी में हमारे साथ अचला जी हैं, और अचला जी के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये अपने आप ही अपने बारे में कुछ चीज़ें बताने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अचला जी को आपको बधाइयाँ देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने बैक टू बैक काफ़ी एग्ज़ाम निकाले हैं, चाहे फिर ओकनी साय का एग्ज़ाम हो या फिर लेखपाल का एग्ज़ाम है, अभी वीडियो में भी ये सिलेक्टेड है। तो इन्होंने बैक टू बैक काफ़ी एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। और कहते हैं कि जो लोग होते हैं ना, उनका वक्त चला जाता है लोगों को परेशान करने में या ताना देने में, लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि लोग वक्त लेते हैं आपको मिलने के लिए। तो उसी की ही एक मिसाल है यहाँ पे अचला जी। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सक्षम अकेडमी के मंच पे बुलाने के लिए। आप बिल्कुल डिज़र्व करती थी, इसलिए यहाँ पे आप आई हैं। और आप यहाँ पे जितने भी हमारे व्यूअरशिप मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो सक्षम अकेडमी से जुड़े हुए हैं, आप बताइए कि आप कैसे गवर्नमेंट जॉब में, कि मुझे पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, आपका सफ़र कैसा रहा, कहाँ से आपने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट जॉब का? सबसे पहले तो सर मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। गवर्नमेंट जॉब का सफ़र ऐसा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग फील्ड से हूँ। मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है। उसके बाद मैंने जॉब करी है कुछ टाइम फ़रीदाबाद में, फिर देहरादून में करी है। तो फिर कुछ समय ऐसा आया कि पापा ने बोला कि एक बार, जब पढ़ाई में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में क्योंकि शुरू से इंटरेस्ट था, तो पापा ने बोला कि एक बार आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच सकते हो। तो तब मैंने तैयारी करनी शुरू करी। अदरवाइज़ मैंने गवर्नमेंट जॉब का ऐसा मुझे नहीं था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। बट जब मैंने शुरुआत करी 2019 नवंबर में मैं आई, तो उस टाइम नया सफ़र था। तो उसके बाद आपको पता है लॉकडाउन शुरू हो गया, तो उस बीच तो कुछ पूरा ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, तो सब ख़त्म ही हो गया। मतलब पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट भी नहीं आया। फिर मैं बैक टू अपने फ्रीलांस काम में शुरू हो गई ग्राफिक डिज़ाइन के। बट उसके बाद जब कोचिंग खुले तो संस्थान मतलब क्लासेस देनी शुरू हुई, तो मैं फिर से आई, फिर से मैंने पढ़ना शुरू करा। और पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट डेवलप, बोलते हैं पढ़ते पढ़ते जब आप पढ़ो, एक किसी चीज़ में लगो, तो आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, शुरू में नहीं होता। और पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि एकदम से आपको अट्रैक्ट नहीं करती है किसी उसके लिए। आपका मतलब बहुत मन भी इधर उधर होता है, विचलित होता है पढ़ते दौरान। बट एक टाइम आता है कि आपको मन लगा के पढ़ना होता है। तो बस यही था कि मुझे एक चीज़ याद है, मेरे पापा, जब मैंने शुरुआत करी थी तो पापा ने मुझे बोला था कि पढ़ना शुरू करोगे तो मतलब पढ़ाई को किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मत पढ़ना, मतलब इस तरह से पढ़ना कि आपको नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज जब आप गेन करोगे तो आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। उस इंटरेस्ट डेवलप के साथ आपको जो चीज़ें होंगी पढ़ने की, वो आपके दिमाग में बैठेंगी और वो लॉन्ग लास्टिंग आपको याद रहेगी। जी हाँ, इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पे कही है कि पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप एक जॉब ले पाएँ। पढ़ाई से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कमेंट हम देखते हैं कि काफ़ी लोग कहते हैं कि लंबे समय से तैयारी करने के बाद भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, जॉब नहीं लग पा रही है, या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है, तो अब क्या करें। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही आप लोगों के पास एक लास्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उस नॉलेज के साथ और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी वक्त की बात कर रहा था, और वक्त जैसे अभी हम इनसे बात कर ही रहे थे कि लास्ट टाइम आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ जो शरारती तत्व आप इन्हें बोलिए,
कुछ कारणों से जो लास्ट टाइम हमारा जो बीपीडीओ का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हुआ था, और उस कैंसिल वाली लिस्ट मान लीजिए, या वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जिन्हें हम कहते हैं कि जिन्होंने बहुत मेहनत करके वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, उनमें एक अचला जी भी थी। तो जब वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने इन्हें बहुत ताने भी मारे। वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, तो कुछ कहानियाँ इनके साथ भी वैसे हुई हैं। तो कुछ लोगों ने ताने मारे, कुछ लोगों ने कहा ये फ़र्ज़ी हैं, कुछ लोगों ने इन्हें कहा कि भाई इनके नंबर तो ऐसे बढ़ गए हैं, ये इनको दोबारा पेपर में बिठाइए, ये शायद दोबारा क्वालिफाई ना कर पाए। तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें चली हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो भी इतनी नेगेटिविटी कहिए, ये जितने भी नकारात्मक वाली जो चीज़ें थी, आपने किस टाइप से इन चीज़ों को फेस किया अभी लास्ट 1 ईयर में? सर, जब एक बच्चा मेहनत करता है और जब पूरी शिद्दत से वो मेहनत में लगा है और फिर आपका सुनने में आता है आपका एग्ज़ाम में धांधली हुई है, लीक हुआ है एग्ज़ाम, या फिर ताने मिल रहे हैं या नेगेटिव वो चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको मेंटली प्रेशर थोड़ा पड़ता ही है। आप कितने भी, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ सर, मैं शुरू से एक पॉजिटिव अप्रोच वाली हूँ, और बट एक समय आता है जब सारे तरफ से आपके नेगेटिविटी मिल रही हो तो आप भी एक बार सोचते हो कि मतलब ये मैंने क्यों शुरू करा। या फिर उस टाइम हम सुनते थे कि गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करनी चाहिए, उसमें स्टेट एग्ज़ाम में तो ऐसे ही होता है, लीक हो जाते हैं और एंड ऑल, ये सब चीज़ें चलती हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं एक विश्वास था कि नहीं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब या फिर जो हार्ड वर्क होता है वो मतलब वो आपसे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी मांगता है और आपसे पेशेंस भी बहुत ज़्यादा मांगता है। तो मुझे ये पता था कि अगर मैं पेशेंस रखूँगी, ऑब्वियसली मैं इधर उधर डगमगाऊँगी तो एक दिन ज़रूर आएगा कि एग्ज़ाम भी होंगे, बिल्कुल फेयर तरीके से भी होंगे, और मुझे पता है मैं दोबारा एग्ज़ाम भी निकाल लूँगी। तो जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि कुछ हमें सुनने में आया था कि ये बच्चे अब तक कहाँ थे, मतलब जो सिलेक्टेड बच्चे हैं अब क्यों आए। तो जाहिर सी बात है सर, आगे के एग्ज़ाम थे, अचीवमेंट्स बहुत सारी थी, अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो हम उसमें पढ़ाई में लगे हुए थे। बट हमने जब देखा कि ये सच में एक दो गुट से बन गए, कि जो नेगेटिव वाले हैं, जो रद्द वाले हैं, जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला है ये हैं, तो फिर आना पड़ा। मैं आपने जैसे देखा होगा, मैं कुछ रैलीज़ में भी थी, इंटरव्यू भी हमारे थे, बट एट द एंड लास्ट में कुछ हासिल हुआ नहीं उसमें, कोई बड़े स्तर पे जो भी चीज़ थी, चलो वो अलग है। बट इन सब के बीच में पॉजिटिव रहना या स्थिर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट नामुमकिन कभी कोई चीज़ नहीं होती सर। तो बस यही था कि हमने अपनी पढ़ाई करी, फिर से एग्ज़ाम निकाले, और यही चीज़ें। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम निकालना बड़ी बात है, लेकिन एक एग्ज़ाम को 2 बार निकालना उससे भी शायद बड़ी बात है। और उसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे अचला जी, और ऐसे ना जाने कितने ही अभ्यर्थी होंगे, कितने ही लोग होंगे। अभी हम आगे इसी सीरीज़ में आपको उन लोगों से ज़रूर मिलाएंगे जिनका लास्ट टाइम काफ़ी अच्छी रैंक में सिलेक्शन हुआ था, कारणवश वो पेपर कैंसिल हुआ, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने इस बार भी काफ़ी अच्छी रैंक प्राप्त की है। तो जल्दी ही उन लोगों का भी आपसे हम रूबरू करवाएंगे। तो जैसे लास्ट टाइम जो भी सारी चीज़ें चल रही थी, उसके बाद कभी आपको लगा था कि ये पेपर जो कोर्ट में ये मामला चला गया था कि दोबारा पेपर होना है या नहीं होना है, क्या आपको ये लगा था कि यार ये पेपर जो है नहीं होगा और हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी? सर, कभी कभी तो लगा था, जैसे बातें सुनने में आती थी कि फेयर स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, बट फिर वो सेग्रीगेशन वाला जो भी मैटर था वो तो ऑब्वियसली सरकार और आयोग ही अपने आप में इन सब चीज़ को निपटाते हैं। बट लास्ट में थोड़ा लगने लग गया था कि इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान अगर कुछ एक चीज़ आ जाए तो फिर उसमें कुछ भी हो सकता है। बट मेन यही था कि हमें अभी पढ़ना ही है, पढ़ने पे ही फोकस करना है, फिर एग्ज़ाम भी होता है तो भी हम प्रिपेयर हैं, अगर ज्वाइनिंग मिलती है तो भी हम प्रिपेयर थे। जी बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने फिर से एग्ज़ाम दिया, तो क्या मतलब एग्ज़ाम देने से पहले या कभी ऐसा लगा था यार कि मैं फिर से, होता ना दिमाग में कि मैं क्वालिफाई कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, और अगर क्वालिफाई नहीं करूँ, क्योंकि अभी जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको उतना प्रेशर नहीं था, प्रेशर ज़्यादा उनके ऊपर था जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, और इस बार अगर वो सिलेक्टेड ना होते तो शायद उन्हें ताने तो सुनने पड़ते। और कहीं ना कहीं अब देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अभ्यर्थी मेहनत कर रहा है और उसका एग्ज़ाम ही निकले, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन इन लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ये था कि अगर ये एग्ज़ाम ना निकालें तो शायद लोग जो बोल रहे थे उनका सच हो जाता बोलना, और इनको ज़्यादा ताने सुनने पड़ते हैं। तो आपने कैसे मैनेज किया? मतलब आपको लगा था कि यार मैं दोबारा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगी? सर, जब मैं एग्ज़ाम हॉल में थी तो ऑब्वियसली मुझे एग्ज़ाम हॉल में पता चल गया था कि ये क्वालिफाई होगा या नहीं होगा एग्ज़ाम, क्योंकि बच्चे को पता चल जाता है अपने एग्ज़ाम पेपर पे देख के कि
वो क्वालिफाई करने मतलब कितना उस पे कैलिबर है इसे निकालने का। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम पे प्रेशर था कि दोबारा से री एग्ज़ाम निकालने का, बट कहीं ना कहीं अपने में विश्वास था, क्योंकि एक विश्वास जो होता है ना सर, वो आपको सब कुछ हासिल करवा देता है। बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आपका एटीट्यूड, आपका ग्रैटिट्यूड, आपका डेडिकेशन, आपका पैशन, आप जुनून जिसे कह सकते हैं। अगर आपके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं तो डेफिनेटली, और सबसे ऊपर होता है सबसे कि आपको अपने ऊपर भरोसा है या नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो डेफिनेटली आधा काम तो वहीं से हो जाता है। शायद अरुणिमा सिन्हा की कहानी बहुत लोगों ने सुनी होगी, पैर ना होने के बावजूद भी एवरेज फतह कर दी। तो शायद इससे ज़्यादा मोटिवेशन और क्या बात हो सकती है। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए अर्चला जी कि जैसे धीरे धीरे देखिए, बॉयज़ के लिए शायद मुझे नहीं लगता इतना प्रॉब्लम होता है ऐसा नहीं है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद जैसे 25 या 26 जैसे लड़कियां क्रॉस करती हैं, यहाँ पे भी हम बहुत सारे गर्ल्स को सुनते हैं कि फैमिली प्रेशर होता है कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि शादी करनी है, और हर एक लड़की का आज एक मान और सम्मान कह लीजिए, क्योंकि जो लड़की तैयारी कर रही है उसे कहीं ना कहीं ये होता है यार कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। नारी सशक्तिकरण तो चल ही रहा है, तो उसी कड़ी में मतलब क्या आपके ऊपर कभी फैमिली का ऐसा प्रेशर रहा है कि अभी शादी करनी है, अगर इस बार नहीं होगा तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे? तो किस टाइप से मतलब आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया? सर मैं खुद की बात करूं तो मैं सबसे पहले चाहती थी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हूँ। मैं या फिर कोई भी लड़की, उन्हें सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और आज के टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है। तो मेरी फैमिली का मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी फैमिली का कभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहा मेरे पे कि आपको पहले शादी करनी चाहिए। हाँ, कुछ रिश्तेदार होते हैं, बट मैं सच में खुशनसीब हूँ कि मेरे रिश्तेदार भी ऐसे नहीं थे कि उन्होंने मुझे बोला हो कि शादी करनी चाहिए या इसकी शादी कराओ या लड़का ढूंढो। तो ऐसा कोई प्रेशर मेरे पे नहीं था। हाँ, मेरे घर वालों ने खुद मुझे पेशेंस सिखाया हुआ है, और जो आज मैं जिस पेशेंस की बात कर रही हूँ वो आपको आपके घर वालों से ही मिलता है कहीं ना कहीं, ये है। तो कभी अगर एग्ज़ाम, उन्हें भी मेरे पे विश्वास था कि अगर वो कर रही है, मेहनत कर रही है, क्योंकि उन्होंने मेरी मेहनत देखी है सर। क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है ना, या तो उसे पता होता है, या उसके भगवान को पता होता है, या उसके घर वालों को पता होता है। तो ऐसा कोई प्रेशर मुझे नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, यहाँ पे एक सीखने वाली बात यह है कि यार आपकी जो मेहनत है, आपका जो पढ़ने का तरीका है, जो आपका डेडिकेशन है, आपका जो मैं कहूँगा एक समर्पण जो पढ़ाई के प्रति है, अगर वो आपके पेरेंट्स को दिख रहा है, शायद मुझे नहीं लगता यार किसी के पेरेंट्स ऐसे होंगे कि जो अपने बच्चों को कहें यार चलो छोड़ दे भाई पढ़ाई लिखाई, कुछ और काम धंधा कर ले। शायद मुझे नहीं लगता। फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है, चाहे वो बॉयज़ के केस में हो चाहे गर्ल्स के केस में हो। हाँ, बट इट डिपेंड्स कि भाई आपके जो आसपास के जो रिश्तेदार हैं वो आपको जो फैमिली होती है ना उसको पिंच करते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रहता है, एक डर का माहौल भी ऐसा रहता है, एक इनसिक्योरिटी सी आप फील होती है यार कि अगर बच्चों की जॉब ना लगे, अगर लड़की की जॉब ना लगे, शायद ऐसे अच्छे रिश्ते मिले ना मिले। तो इस टाइप की जो अभी हमारे यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं उन गर्ल्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा कि जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, फैमिली से बहुत प्रेशर है कि भाई अब तो शादी करनी ही करनी है, तो ऐसे गर्ल्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर मेरा मैसेज यही है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे की क्षमता अनुसार उन्हें काम मतलब पढ़ने के लिए, चाहे उनका जो मन है वो उन्हें करने देना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता वक्त कब पलटता है या बच्चा कब उस वक्त को लेकर आता है। मुझे सच बताऊं सर, मुझे शुरू में नहीं पता था कि मैं मतलब 5 एग्ज़ाम या फिर जितने 2, 3, 4 जितने मेरे एग्ज़ाम बैक टू बैक निकलते गए मैं निकाल दूँगी। बट हाँ, इतना एक विश्वास, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं होना चाहिए, बट कॉन्फिडेंस बिल्कुल था कि मैं अगर डे 1 से था कॉन्फिडेंस कि अगर मैं बैठी हूँ तो मैं ऑब्वियसली, आपको पढ़ते हुए बहुत डेडिकेशन चाहिए, आपको बहुत सारी सेक्रीफाइस चीज़ें करनी होती हैं, पूरा आपको एकाग्र होना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है आपके बच्चे हैं मतलब इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली देखो सर गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो सब मेहनत ही करते हैं, कोई हम ये नहीं बोल सकते, किसी की मेहनत को हम आंक नहीं सकते, किसी ने कम करी है ज़्यादा करी है। बट मुझे लगता है कि बच्चों को पहले पढ़ाना या फिर गर्ल्स को पहले पढ़ाना चाहिए, उन्हें अपने पैरों पे खड़े करें। तो देखो सर, जब आप एक इंडिपेंडेंट होंगे तो
आप मतलब समाज में अपने आप को खड़ा भी कर सकोगे और आपको मतलब कितने लोग आ जाए आप कभी भी नहीं डरोगे किसी से सामना करने में, चाहे वो परिस्थिति हो, लोग हो या कुछ भी हो। तो पढ़ाई आपका जॉब आपकी बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब एक लास्ट ऑप्शन है या बहुत सी चीज़ें हैं, आप वो किसी भी काम में हो तो उनको अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये बात इनको बहुत अच्छी बात बोली कि ये आदमी को ना कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को कहीं ना कहीं ले डूबता है। लेकिन जब हम प्रिपरेशन के फेज़ में होते हैं या फिर जब हम किसी को गाइड कर रहे हैं या किसी भी वे में आप कह सकते हैं, अक्सर हमें पता नहीं चलता है कि हमारा वही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कब तब्दील हो जाता है और हम ऊपर से कैसे नीचे गिरते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जब आदमी नीचे गिरता है, मतलब असफलताओं से आदमी सफलता की सीढ़ी चढ़ता है। तो कभी आपकी लाइफ में आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं जब आप बिल्कुल ऊपर से नीचे गिरी हों और फिर से एक बार आप ऊपर चढ़ी हों, इसमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या फिर ऐसे कुछ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, तो असफलताओं से कैसे आप डील करती हैं? सर, सफलता और असफलता तो दोनों मतलब ज़िंदगी का पहलू ही है, वो तो लगातार चलती है। कभी असफलता हो, कभी एक जॉब में नहीं, वो इंसान के जीवन में कभी भी चलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि असफल होना भी बहुत ज़रूरी है और असफलता से सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान ने इससे सीख लिया तो उसे सफलता हर हाल में मिलती है। बाकी अगर मेरी बात हो तो जब मैं तैयारी शुरू करी थी तो मैंने 1.5 साल में वीडियो का एग्ज़ाम निकाल दिया था। उसके बाद जो 1 महीने बाद से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, तो वो मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है वो मेरा डाउनफॉल रहा हो। मेहनत तो देखो गलती तो सर हमारी नहीं थी, बट कहीं ना कहीं आपको मतलब डाउनफॉल ही वो दिखता है। तो मतलब आप कितने भी पॉजिटिव हो, मैं क्योंकि अपनी बात करूँ तो मैं बहुत मतलब पॉजिटिव माइंड के साथ चलती हूँ, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको एक नेगेटिविटी सराउंड जब होती है ना, तो लगता है कि अब क्या नेक्स्ट, मतलब हम क्यों क्या कर रहे हैं। फिर कभी एक टाइम ऐसा आया, मुझे लगा शायद मैंने टाइम तो नहीं वेस्ट कर दिया अपना, मैं इवन अपनी प्राइवेट जॉब में होती तो मैं ज़्यादा सही रहती। तो बहुत सारे फैक्टर्स आपके दिमाग में रन कर रहे होते हैं, बट एक चीज़ जो हमेशा कांस्टेंट है सर कि भरोसा और आपकी जो मेहनत, आपकी जो डेडिकेशन है वो आपको हो तो वो आपको कभी भी डूबने नहीं देगी। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत सही बात बोली। और हमेशा मैं एक बात ये कहता हूँ कि देखिए, आदमी की लाइफ में ना ये अप एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, बट कभी भी आपको ऐसा फील हो यार कि अब शायद कुछ नहीं रहा है, कहीं ना आपके लिए दरवाजे अगेन कुछ ना कुछ खुल जाते हैं। तो कभी भी अगर आपको लाइफ में ऐसा डिमोरलाइज फील हो, इनसाइड से आपको ऐसा फील होने लगा यार शायद अब कुछ भी नहीं है, वेट कीजिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ऑटोमेटिकली 4 to 5 डेज़ बाद आपको अपने आप में ना एक थोड़ा सा चेंजेस सा नज़र आने लगेगा और आपके लिए कुछ नया डेफिनेटली चीज़ें कुछ खुलने वाली हैं। जैसे इस समय भी काफ़ी लोग परेशान हैं कि एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हो रहा है, तो आने वाले समय में जो है आपके पास काफ़ी एग्ज़ाम है और आपके पास मौके भी काफ़ी आएंगे। बस भुनाने वाली बात होती है कि आप सही टाइम पे सही जो आपके पास समय है, क्या आप उस समय उसको निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में क्या आपका दिमाग सही चल पाता है या नहीं चल पाता, ये सारे उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं वो सभी ये चीज़ पूछते रहते हैं कि आपकी ना स्ट्रैटेजी क्या रही, आपके जो बुक्स वगैरह थी, जैसे उत्तराखंड हो गया, जीएस हो गया, आपने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए हैं, पढ़ाई का क्या रूटीन था, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, इस टाइप से आपको बताना है उन सारे लोगों को, सो दैट कि वो समझ पाएँ। सर, बुक्स तो मैं सच बताऊं, मैंने ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी हैं। मैंने नॉर्मल जो बुक्स होती हैं उत्तराखंड की, जीएस की, करंट है जो भी है, क्योंकि कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि आप कुछ टिप्स दे दो एग्ज़ाम निकालने के या क्या स्ट्रैटेजी है। मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी खुद की अपनी होती है, क्योंकि मैं अगर किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो करूं, भले ही वो सक्सेसफुल हो, तो ज़रूरी नहीं है मैं उस स्ट्रैटेजी से एग्ज़ाम निकाल पाऊं। तो मैं बच्चों को, मैं जो भी पूछता है मैं उनसे यही बोलती हूँ कि आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। बाकी एक किताब को 4 बार पढ़ो, मतलब 4 किताब को लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली राइटर अपनी अपनी चीज़ें लिखते हैं तो कन्फ्यूजन हमेशा होती है। तो एक किताब को आप 4 बार पढ़ो। और ऐसा नहीं है सर, हम कभी जैसे किताब पढ़ते हैं तो उसी में छोटी छोटी चीज़ें
हम थोड़ी नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन पेपर क्वेश्चन निकालने वाला उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को देखता है और वही आपके क्वेश्चन में अपीयर हो जाती हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी तो यही थी सर कि सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है या फिर आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, और एक पॉजिटिव अप्रोच आपको रखनी ही रखनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि, क्योंकि मुझे पता है जब मैं खुद भी एग्ज़ाम देने आई थी या बच्चा कोई भी एग्ज़ाम देने आता है तो बहुत फैक्टर मैटर करते हैं, या उससे ज़्यादा आपके मन में चैलेंजेस होता है, उससे भी कई ज़्यादा सवाल होते हैं, क्यों, कैसे, या कब तक, या नहीं निकला तो क्या, कितने टाइम में निकल जाएगा। बट मेरे ऐसे कोई ऐसे सवाल नहीं थे, बस एक सवाल था कि एक बार में निकालना है तो निकालना है, क्योंकि मैं इस एज पे तो नहीं हूँ सर, जैसे आपने बोला कि प्रेशर रहता है एज का, मैं इस एज पे नहीं हूँ 20, 23, 25 की, मुझे 2 साल और नहीं निकला तो कोई नहीं, मैं कर लूँगी। मेरा यही था कि मुझे एक बार में ही निकालना है तो निकालना है, ये है सर। अच्छा, आपने बुक्स कौन सी पढ़ी हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए? जैसे उत्तराखंड के लिए कौन सी बुक्स ली, जीएस वगैरह के लिए कौन सी बुक्स आपने फॉलो की हैं? सर उत्तराखंड के नॉर्मल मैंने परीक्षा वानी पढ़ी थी, और अजय रावत है, बीएस नेगी वन लाइनर जो है मैंने वो है। बाकी कोचिंग के जो नोट्स होते हैं आपके, या प्रैक्टिस सेट में जो आपको लिखाया जाता है डिस्कशन के दौरान, जीएस की मैंने लुसेंट्स ली है, मैंने थोड़ी बनवाल भी देखी है। तो यही कुछ कॉमन बुक्स हैं, मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं खरीद के पढ़ी हैं। अच्छा, आप सक्षम से कब से जुड़ी हुई हैं, सक्षम अकेडमी से? सक्षम से मैं सर 2021 में आई थी। मुझे याद है, मेरे एक जानने वाले भैया हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सक्षम में बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट्स होते हैं। तो मैं आई गेस जुलाई या अगस्त में आई थी, तो मैंने प्रैक्टिस सेट्स लगाए। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब क्योंकि मैं सच बताऊं सर, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, और सक्षम में आके मेरी मतलब हिंदी इतनी इम्प्रूव हुई कि मुझे आज एग्ज़ाम में लगता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट या जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और थोड़ी मुझे हिंदी अच्छी अब लगती है, क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन बार बार रिपीट क्वेश्चंस होना, वो आपको इतना ज़्यादा रिवाइज़ करवा देते हैं कि आपको मतलब वो आपके फिंगर टिप्स पे हो जाते हैं, और मतलब आपको इतनी याद हो जाते हैं वो कि आपके सपनों में भी वही सवाल आ जाते हैं कभी कभी। तो सक्षम से मुझे बहुत प्रैक्टिस सेट्स से बहुत हेल्प मिली, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बेसिकली आपका आंकने का तरीका है, खुद को आंकने का तरीका, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया है बट आपको अब टेस्ट देना है मेन टेस्ट में जाने से पहले, तो प्रैक्टिस सेट्स बहुत ज़रूरी हैं। और सक्षम का तो मुझे बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट्स लगे, इसलिए मैं यहाँ पर। अच्छा, जो लोग कोचिंग नहीं ले पाते हैं, उनके पास आर्थिक अभाव आप इन्हें कह सकते हैं, या फिर जो बच्चे बहुत दूर बैठे हुए हैं, कोचिंग नहीं ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट्स ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, हालांकि एकेडमी के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट फ्री भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं आ पाते हैं, वो लोग कैसे अपनी प्रिपरेशन करें? क्या बिना कोचिंग और बिना प्रैक्टिस सेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है? सर देखो, मैं मानती हूँ कि दुनिया में ना हर तरह का इंसान है। कोई बहुत संघर्ष करता है तो भी नहीं निकल रहा है, कोई हल्के संघर्ष में भी निकल रहा है, किसी की अपनी मोटिवेशन है, अपनी इंस्पिरेशन है। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोचिंग आपको बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग एक डायरेक्शन हो जाती है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि करना तो फिर आपको सेल्फ स्टडी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी से इंसान ज़्यादा मतलब अच्छा कर सकता है, और कोचिंग बस आपको एक डायरेक्शन देती है, आपको बताती है कैसे आपको पढ़ना है, किस लेवल तक जाना है, ये वो। लेकिन हाँ, जो बच्चे अभी आपने बोला कि आर्थिक तंगी है या नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब में क्षमता होती है, सब में वो टैलेंट होता है, बस उसे थोड़ा पहचानना होता है, और घर पे बैठ के इंसान भी पेपर निकाल सकता है। मेरे तो खुद जानने में बच्चे हैं जिन्होंने कभी कोचिंग या प्रैक्टिस सेट्स नहीं दिए, तो उन्होंने एग्ज़ाम निकाला है। जी हाँ, बिल्कुल। और हम भी हमेशा यही बात कहते हैं कि यार, आपका ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग सेंटर में आएँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस सेट से ही ज्वाइन हुए, कि आपके पास इस समय बहुत सारे विकल्प इस समय मौजूद हैं जहाँ पे आप घर बैठे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। आज यूट्यूब्स में आपके पास बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं जो भी पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन, मतलब अभी देखो हर किसी के घर पे भी कोई ना कोई ऐसा है जो उसे बहुत अच्छे से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सकता है, एक अच्छी डायरेक्शन प्रोवाइड करवा सकता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोचिंग ही आना है, प्रैक्टिस सेट से ही ज्वाइन होना है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में भी मिलेंगे। आपको डायरेक्शन देने वाले आपके भाई बहन या फिर आपके कहीं ना कहीं गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज रेगुलर तैयारी में हैं, तो आपको जो है वो एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो
ऐसा कहना बिल्कुल कि कोचिंग से ही एग्ज़ाम निकल सकते हैं, तो शायद मुझे लगता नहीं है कि ये बात कुछ हद तक सही है। हाँ, कोचिंग बस आपको एक रेगुलरिटी देती है, एक आप कंसिस्टेंट बने हुए रहते हैं और एक आपको मौका मिलता है अपने को परखने का। जब आप 100-200 लोगों के बीच में बैठते हैं तब आपको पता चलता है कि आप इस समय कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और फिर वहाँ से आपको एक इनर मोटिवेशन मिलता है ऊपर बढ़ने का, और यही फ़ायदा होता है आपको एग्ज़ाम्स में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो मैं अचला से लेना चाहूँगा कि आपका वो क्या एक मैसेज होगा उन सभी बच्चों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है, क्या मैसेज होगा? आप क्या मैसेज देना चाहोगे आप उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, गर्ल्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या मैसेज होगा आपका? सर देखो, मैं मानती हूँ कि सबकी अपनी लाइफ में टाइमलाइंस होती हैं। किसी को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, कोई कम स्ट्रगल करता है, किसी को बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप थक के बैठ जाओ, क्योंकि क्या पता आप निकालने वाले की मतलब अंतिम सीमा पे हो और आप निकालने वाले और उससे पहले आपने क्विट कर दिया, तो ये ऑप्शंस नहीं। क्योंकि हम देखो सर, लाइफ में ना ट्राई कर सकते हैं, कोई भी आपको रिज़ल्ट नहीं पता वो आपके लिए सफलता लाएगा या असफलता लाएगा, लेकिन आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो डेडिकेशन से कि आप आउटपुट जान पाओ कि क्या होने वाला है। तो जिन बच्चों का नहीं निकला या जो अभी लगे हैं अपने इस पे हैं, और जो नए बच्चे हैं, मैं यही बोलूँगी कि आप सबसे पहले अपने पे भरोसा रखना। अपने पे भरोसा सब बहुत ज़रूरी है और एक पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज़रूरी है। और पेशेंस तो आपको गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रही हो तो आपको पेशेंस तो बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क आपसे पेशेंस भी मांगती है। हमने खुद अपने टाइम पे बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस करी हैं सर। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आप कुछ तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको ना बोलना सबसे पहले आना चाहिए। चाहे वो आपको बाहर जाना हो, दोस्तों के साथ जाना हो, कुछ अच्छा खाना हो या शादी में जाना, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, आपको ना बोलना आना चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी कंसिस्टेंसी या प्रैक्टिस नहीं है, बैक टू बैक प्रैक्टिस नहीं है, तो आप मतलब अपने मतलब आपको एक रिदम होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम तक वो आपको लेके जा रहा है या फाइनल सिलेक्शन आपको दिला रहा है। बाकी सर जिनका नहीं हुआ है उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और है, अभी आगे एग्ज़ाम भी है। मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि अगर लाइफ में कुछ वर्स्ट हो रहा हो तो वो बेस्ट होने के लिए ही होता है। तो इतना ही है सर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये लास्ट बात जो इन्होंने यहाँ पे बोली है वो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। देखिए, आपको ना बोलना आना चाहिए लाइफ में। अगर आपने ना बोलना नहीं सीखा है तो डेफिनेटली आप एक काम कर सकते हो, आप रोड पे खड़े हो जाइए और आइसक्रीम बेचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि किसी औरों को खुश रखने का यही तरीका हो सकता है। अगर आपके साथ में आपके दोस्त हैं, और दोस्तों में ये होता है, चलो भैया आज मसूरी चलते हैं, चलो भैया आज ऋषिकेश चलते हैं, देहरादून के आसपास जितने भी घूमने के कुछ जगह हैं वहाँ पे जाते हैं, यार दोस्त जाते हैं, डेफिनेटली जाते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप यारी दोस्ती के चक्कर में ही रहें, आपको ना बोलना ना आए और वक्त आने पे आपको फिर पछताना पड़े। तो आपको ना बोलना ज़रूर आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज अचला जी ने जो भी बातें बताई हैं, आप कुछ ना कुछ उन सारी चीज़ों को उनसे सीखेंगे और कहीं ना कहीं आपको इनसे हेल्प मिलेगी। तो अचला जी, मैं आपको आगे भी आपके बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, मुझे उम्मीद है कि आप आगे इससे भी बड़ा करने वाली हैं। तो और उसके बाद आपसे ज़रूर फिर से इन सभी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अकेडमी से जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली है, उनसे फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तो अकेडमी में आपका आने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में हम किसी एक और नए टॉपर के साथ चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।